हिरन और हिरनी बैठे हुए थे। हिरनी चुपचाप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी सागर सी गहरी आंखों में आज सूनापन था। हिरन की बात सुनते ही उस सूनेपन को आंसुओं की बूंदों ने भर दिया। फिर वे आंसू हिरनी की आंखों से छलक पड़े। हिरन विचलित हो उठा। अपनी प्रियतमा की आंखों में आंसू उसने आज पहली बार देखे थे। न जाने किस आशंका से उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा हिरनी फटी हुई आंखों से अब भी देख रही है। उसकी सांस की गति बढ़ गई है, उसके पैर कांप रहे हैं। हिरन ने स्पर्श से अपनी हिरनी को दुलारा, फिर पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ? तुम्हारा चारागाह सूख गया है या किसी जंगली जानवर का डर है? बोलो। तुम्हारी उदासी और तुम्हारा मौन मेरे दिल के टुकड़े कर रहा है। हिरनी के होठों में थोड़ा सा कंपन हुआ। फिर वह साहस बटोर कर बोली, सुना है इस देश के राजा के यहाँ राजकुमारी का जन्मदिन मनाया जाने वाला है। बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण भेजे गए हैं। कल बड़ा भारी उत्सव होगा और इस उत्सव पर तरह तरह के पकवान बनेंगे, जिसके लिए तुम्हारा। वह अपनी बात पूरी किए बिना ही बिलख उठी। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। चारों ओर अंधेरा सा छा गया। बेचारा हिरन क्या कहे। एक क्षण तक वह मौन रहा। फिर धीरज के साथ उसने कहा, अरे पगली, इतनी सी छोटी बात के लिए तो दुखी क्यों होती है? ऐसे अच्छे अवसर पर अगर मुझे बलिदान होना पड़े तो यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। राजा के जंगल में रहने वाले हम सब उन्हीं के तो सेवक हैं। इस बहाने मैं उनके ऋण के बोझ से छूट जाऊंगा। मुझे स्वर्ग मिलेगा। आखिर एक दिन तो मरना ही है। किसी शिकारी के तीर से मरने की बजाय राजा के बेटे के लिए बलिदान होना कहीं अच्छा है। हिरनी फपक फपक कर रो पड़ी। रोते रोते बोली, मेरे प्राणनाथ, मेरी दुनिया सूनी मत करो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया। मेरे लिए, बस मेरे लिए ऐसा मत करो। तुम बड़ी नासमझ है। हिरन ने प्यार से फिर समझाना चाहा। ठीक है, मैं नासमझ हूँ, हिरनी ने कहा, लेकिन अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे देवता को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। एक बार, बस एक बार मेरी बात मान लो। हम इसी समय इस राज्य को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में भाग चले। इतनी दूर चले कि जहाँ और कोई ना हो। हिरनी सारी रात इससे विनय करती रही, लेकिन हिरन नहीं माना। एक ओर प्यार था, दूसरी ओर कर्तव्य। उनके बीच उसे फैसला करना था। उसकी निगाह में कर्तव्य का महत्व अधिक था। तभी तो वह अपने प्यार की बलि चढ़ा रहा था। दोनों एक दूसरे का सहारा लिए सीमल की छाया में बैठे रहे थे। आंखें बंद थी। सन्नाटा इतना छाया था कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई देती थी। सूखे पत्तों की खरखराहट से अचानक जंगल जाग उठा। दोनों ने चौंक कर देखा। पूरब में सूरज की लाली मुस्कुरा रही थी और दो बंदिक नंगी तलवारें लिए खड़े थे। घबरा कर हिरनी ने आंखें बंद कर ली। उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई। मारे पीरा के वह छटपटा उठी। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो न वहां बधिक थे, न उसका प्राणों से भी प्यारा हिरन। तभी आसमान में लाली और अधिक व्याप्त हो गई। उसे लगा जैसे उसके हिरन का लहू बहकर चारों तरफ फैल गया हो। हिरनी के दिल को बड़ा धक्का लगा। वह बेसुध हो गई। दिन भर अचेत पड़ी रही। शाम को उसकी चेतना पल भर के लिए लौटी। तब ना लालिमा थी, ना रोशनी। चारों तरफ भयानक सूनापन और अंधेरा। हिरनी ने किसी तरह साहस जुटाया। वह उठी और भारी पैरों से राजमहल की ओर चल दी। चलते चलते वह महल में पहुंची। तब तक राजमहल में जन्म महोत्सव समाप्त हो चुका था। महारानी अपने छोटे राजकुमार को गोद में लिए बैठी थी। हिरनी ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और कातर स्वर में विनती की, महारानी जी, मैं आपके राज्य की एक अभागिन हिरनी हूँ। आज के महोत्सव में मेरे प्राणनाथ का वध किया गया है। उससे आपकी रसोई की शोभा बढ़ी है।
मेहमानों का आदर सत्कार हुआ है। यह सब ठीक है, किंतु मेरा तो सुहाग ही लुट गया। अब मेरा कोई नहीं रहा, मैं अनाथ हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर धीरज धरकर वह फिर बोली, महारानी जी, अब एक मेरी आपसे छोटी सी विनती है। आप कृपा कर मेरे हिरन की खाल मुझे दे दे। मैं उसे टांग दूंगी और दूर से देख देख कर समझ लिया करूंगी कि वह मेरा हिरन मरा नहीं है, जीवित है। महारानी जी, वह मेरे सुहाग की निशानी है। लेकिन महारानी ने हिरनी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, उस खाल की तो मैं खंजरी बनवाऊंगी और उसे बजा बजा कर मेरा बेटा खेलेगा। रानी की यह बात सुनकर हिरनी का हृदय टुक टुक हो गया। उसकी आशा की धुंधली ज्योति हवा के एक झोंके से बुझ गई। निराश और भारी मन से वह जंगल को वापस लौट गई। उसके बाद जब भी राजमहल में खंजरी की आवाज खनकती तो हिरनी एक क्षण के लिए बेसुध हो जाती। वह खनक को सुन सुनकर घंटों आंसू बहाती रहती और अपने प्राण से प्यारे हिरन को याद करती रहती। आशा करती हूँ कि ये मार्मिक कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी।